हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो एनडीपीएस एक्ट के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है। तो अगर आप चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। आइए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें ये बात आई कि सीआरपीसी की जो धारा है 313 के तहत जो अभियुक्तों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल बाद एनडीपीएस अधिनियम के मामले में दोष सिद्धि को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण प्रतिबंधित सामग्री रखने के संबंध में एक मामले में अपीलकर्ता की सजा को पलट दिया। अदालत ने माना कि दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 313 के तहत जो अपीलकर्ता की जो जांच करते समय जो भौतिक परिस्थितियों के सामने रखने में विफलता एक गंभीर और भौतिक अवैधता थी। न्यायालय ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एकमात्र जो भौतिक परिस्थितियों को उसके सामने नहीं रखा गया, इसलिए अपीलकर्ता के बचाव में एक गंभीर और पूर्वाग्रह पैदा हुआ। दरअसल अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की जो धारा 313 के तहत जांच की अपर्याप्तता के संबंध में पहले मुद्दा नहीं उठाया होगा। हालांकि इस मामले में अपीलकर्ता से संबंधित मामले की जड़ तक चूक हो जाती है। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने 2001 एक मामले में 5 साल से अधिक समय तक जेल में रह रहा था और उसके बाद उसके आगे की जांच कराने से पूर्वाग्रह पैदा हो गया। इसमें यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता 5.5 साल की कैद से गुजर चुका है और यदि 22 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसकी दोबारा जांच की जाती तो इससे उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा होगा। इसलिए धारा 313 के सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता की जो परीक्षा में दो प्रासंगिक परिस्थितियों को रखने में विफलता और अभियोजन पक्ष के मामले की घातक होगी। इसलिए इस आधार पर कोर्ट ने अपीलकर्ता की जो दोष सिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट मामले में और क्या बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के जो फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक विशेष न्यायाधीश द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की जो धारा 15 के तहत पारित दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया था और अपीलकर्ता को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार यानी कि सह उप निरीक्षक ने सूचना पर कार्रवाई करते समय प्लेटफॉर्म 4 और 6 जो कि पार्सल की पहचान की, जिसमें कुरेल रेलवे स्टेशन के लिए प्रतिबंधित सामग्री थी। रेलवे सुरक्षा बल ने पार्सल का निरीक्षण किया तो जहां 10 बैग पाए, जिसमें प्रत्येक में 20 किलोग्राम पोस्ता भूसा था। उसके बाद 28 मई 2001 को जो वहां के इंस्पेक्टर थे और वहां के जो पार्सल के गंतव्य रेलवे स्टेशन द्वारा कुरेल को दौरा किया गया, जहां पे स्टेशन पर्यवेक्षक ने मामले के तथ्यों से अवगत कराया गया। इसके बाद आरोपी नंबर जो कि रहीस उर्फ मुन्ना संबंधी पार्सल संबंधित एक रेलवे स्टेशन के रसीद के साथ पीड़ित के पास पहुंचा और पुलिस के निर्देशानुसार उसे इंतजार करने को भी कहा गया। उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। कुछ समय बाद अपीलकर्ता ने यानी कि नवाबुद्दीन उर्फ मल्लू उर्फ अभिमन्यु के पास भी पहुंचे और उसी पार्सल के बारे में पूछताछ की और आरोपी और अपीलकर्ता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रांजिट के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ जो बरामद होने के बावजूद विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया और जिन लोगों के पास रेलवे रसीद है उन्हें अवैध पदार्थों पर नियंत्रण माना जाता है जो सचेत कब्जा है। इस निष्कर्ष की पुष्टि हाई कोर्ट ने भी की। अदालत द्वारा मामले की जांच की गई और क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा जो 313 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ महत्वपूर्ण परिस्थितियों का उसकी जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था। अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता जिसने कथित तौर पर एक रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंधित पार्सल के बारे में जो पूछताछ की थी, जिसे पूछताछ के दौरान इस महत्वपूर्ण परिस्थितियों के बारे में भी पूछताछ नहीं की गई थी। इसके अलावा यह भी परिस्थिति भी हटा दी गई कि रेलवे की रसीद अपीलकर्ता के नाम पर थी। वर्तमान मामले में अदालत ने माना कि जो अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपी दो परिस्थितियों को विचार से बाहर रखना होगा। इसमें कहा गया है कि जो अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पे कोई अन्य सामग्री नहीं है। इसलिए न्यायालय ने हाईकोर्ट के जो फैसले उसको रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को मुक्त कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है ये आपको समझ में आया होगा
और इसका जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। और अगर जजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या आपको किसी केस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नए जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।